हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्लास 365 में। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो है एनसीईआरटी 360 डिग्री बुक जो है इनके हिस्ट्री के जो है क्वेश्चन को देख रहे थे। और आज हम लोग जो है इसमें इतिहास का देखेंगे। तो इतिहास में आज हम लोग क्लास जो है 8 के चैप्टर को देखते हैं। क्लास 8 में कुल 8 चैप्टर दिया गया है। तो सबसे पहला चैप्टर है प्रारंभिक कथन, कैसे, कब और कहाँ। फिर है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनियों की सत्ता स्थापित होती है। ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना, आदिवासी द्वीपों और स्वर्ण युग की कल्पना। चैप्टर नंबर 5 है जब जनता बगावत करती है, और इसमें 1857 की क्रांति और उसके बाद का घटना है। फिर चैप्टर नंबर 6 है देसी जनता के सभ्य बनाने और शिक्षित करने के लिए। और 7 नंबर चैप्टर है महिलाएं, जाति एवं सुधार। और 8 में राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 से 1947 तक। तो चलिए आज हम लोग क्लास नंबर 8 को शुरू करते हैं और देखते हैं हम लोग आज कितना चैप्टर कर पाते हैं। तो हम लोग देखते हैं क्लास 8 का पहला चैप्टर अध्याय प्रारंभिक कथन, कब, कैसे और कहाँ। जैसे पहला क्वेश्चन है 1782 में रॉबर्ट क्लाइव ने किसे हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा। तो 1782 में जो है रॉबर्ट क्लाइव द्वारा हिंदुस्तान का नक्शा बनाने का कार्य किसे दिया गया था। तो ये दिया गया था जेम्स रेनल को। तो जेम्स रेनल को जो है हिंदुस्तान का नक्शे बनाने का काम रॉबर्ट क्लाइव द्वारा दिया गया था 1782 में। तो ब्राह्मण ब्रिटेनिया के शास्त्र भेंट कर रहे हैं। जेम्स रेनल द्वारा तैयार किए गए पहले नक्शे का आवरण जो एनसीईआरटी की बुक में दिया गया है चित्र 1782 में रॉबर्ट क्लाइव ने रेनले को हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने का काम सौंपा था। भारत पर अंग्रेज की विजय के समर्थक रेनले को वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शे तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण लगता था, और इस तस्वीर के बारे में यहाँ बताया गया है। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में ब्रिटिश काल के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए। हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का कार्य रॉबर्ट क्लाइव ने जेम्स रेनले को सौंपा। तो ये स्टेटमेंट सही है। रॉबर्ट क्लाइव भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो ये गलत हो जाएगा। रॉबर्ट क्लाइव जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल नहीं, गवर्नर थे। फिर नेक्स्ट है भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो ये सही है। जैसे पूछा गया कौन सा कथन सही है, तो 1 और 3 सही हो जाएगा। हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने का कार्य जो है रॉबर्ट क्लाइव को जो है जेम्स रेनल को दिया था। और रॉबर्ट क्लाइव जो भारत के प्रथम गवर्नर थे, ना कि गवर्नर जनरल। और भारत के अंतिम गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो इसलिए जो है 1 और 3 सही होगा। नेक्स्ट है एक वक्त में इतिहासकार किस चीज़ के जादू में खोए रहते थे। तो एक वक्त में इतिहासकार जो तारीख के जादू में खोए होते थे। तो तारीख कितनी महत्वपूर्ण है, ये लाइन दिया गया है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में खोए रहते थे। कब किस राजा की ताजपोशी हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ, इन्हीं तारीख पर गर्मागर्म बहस चलती थी। आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का पर्याय माना जाता है। आपने भी लोगों को यह कहते हुए सुना होगा इतिहास तो बहुत उबाऊ है भाई, बस तारीख रटते चले जाओ। क्या इतिहास के बारे में यह धारणा सही है, ये पूछा गया है। जब एक वक्त था इतिहासकार जो बस तारीख के जादू में रहते थे, कब कौन सा राजा जो है राजाभिषेक हुआ, किसकी कब मृत्यु हुई, कौन सा कब युद्ध हुआ, इसलिए तारीख के बारे में यहाँ दिया गया है। नेक्स्ट निम्न में से शास्त्र भेंट कर किसको कहा गया है। तो शास्त्र भेंट किसको कहा गया है, तो ये कहा गया प्राचीन पवित्र ग्रंथ को। तो प्राचीन पवित्र ग्रंथ को जो है शास्त्र भेंट कहा गया है। नेक्स्ट यह है निम्न में से लिप्टन चाय का विज्ञापन कब तैयार किया गया था। तो लिप्टन चाय का विज्ञापन जो 1922 में तैयार किया गया था। पुराने विज्ञापन से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि उत्पादकों के लिए बाजार किस तरह हुआ करते थे और किस तरह रुचियाँ चलन में आई। 1922 में लिप्टन चाय के लिए तैयार किया गया यह विज्ञापन इस बात की ओर संकेत करती है कि दुनिया भर में शाही लोग यही चाय पीते थे। तो 1922 में जो है लिप्टन चाय का विज्ञापन जो है निकाला गया था, और इससे यह सिद्ध होता है कि शाही लोग जो थे यह चाय पीते थे। इस तस्वीर में पीछे की तरफ एक भारतीय महल दिखाई दे रहा है, जबकि अगले हिस्से में ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया का तीसरा बेटा राजकुमार आर्थर घोड़े पर बैठा हुआ है। राजकुमार आर्थर को ड्यूक ऑफ कनॉट की पदवी दी गई थी। तो ड्यूक ऑफ कनॉट की पदवी किसे दी गई थी, तो राजकुमार आर्थर को। और राजकुमार आर्थर कौन था, तो महारानी विक्टोरिया का तीसरा पुत्र था राजकुमार आर्थर, इसे जो है ड्यूक ऑफ कनॉट की पदवी दी गई थी। लेकिन ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के तीसरे बेटे का नाम राजकुमार आर्थर था। तो ये सही है। राजकुमार आर्थर को ड्यूक ऑफ कनॉट की पदवी दी गई थी। तो ये भी सही है। पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट सत्य है, तो 1 और 2 दोनों इसमें सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है 7 नंबर निम्न में से वारेन हेस्टिंग भारत के गवर्नर कब बने। तो वारेन हेस्टिंग जो है 1773 में भारत के गवर्नर बने थे। तो वारेन हेस्टिंग 1773 में जो है पहले गवर्नर जनरल बने। इतिहास की किताब में गवर्नर जनरलों के कारनामों, जीवनी और उनकी गौरव कथाओं और तस्वीरों, उनके भव्य व्यक्तित्व को उभारा जाता है। एक उदाहरण पर विचार कीजिए। भारत में ब्रिटिश इतिहासकार ने जो
इतिहास लिखे उसमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है। ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के शासन में शुरू होते हैं और आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन से समाप्त होते हैं। तो प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये थे वारेन हेस्टिंग्स, जो 1773 में जो है बैठे थे और अंतिम लॉर्ड माउंटबेटन पे ये खत्म हो जाता है। नेक्स्ट, इतिहास की किताबों में गवर्नर जनरल के कारनामों, जीवनियाँ, उनकी गौरव गाथा और तस्वीरों, उनके भव्य व्यक्तित्व को उभारा जाता था। तो ये सही है। जब हम इतिहास या कोई कहानियाँ लिखते हैं तो उनके टुकड़ों या अध्यायों में बांट देते हैं ताकि हर अध्याय में कुछ सामंजस्य रहती है। ये भी सही है। पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो इसमें दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया? तो एक ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक जो जेम्स मिल के द्वारा लिखा गया था। तो ए हिस्ट्री ऑफ जो है ब्रिटिश इंडिया पुस्तक जेम्स मिल द्वारा लिखा गया है। 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और नास्तिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में एक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, भारत का जो है ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखी। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश 3 कालखंडों में बांटा था। तो जेम्स मिल द्वारा जो है ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई थी और उस समय के इतिहास को जो है 3 काल में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। कालखंडों के निर्धारण को ज़्यादातर लोगों ने मान लिया था और इस कालखंड को बहुत लोग मान लिया था। नेक्स्ट, 1817 में भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम तथा ब्रिटिश नामक 3 कालखंडों में बांटने वाला स्कॉटलैंड का दार्शनिक कौन था? तो ये थे जेम्स मिल। तो जेम्स मिल जो है भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश 3 कालखंडों में बांटा था और ये कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के। कौन थे? जेम्स मिल। नेक्स्ट, नीचे दिए गए पर विचार कीजिए। मिल के अनुसार सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं। फिर आगे है, अंग्रेजों के आने से पहले धार्मिक बैर, जातिगत बंधनों और अंधविश्वासों की बोलबाला था तथा हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का राज चलता था। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। भारतीयों की सभ्यता में लाने के लिए ब्रिटिश शासन भारत में शिष्टाचार, कला, संस्थानों और कानूनी को लागू किया है जाए, ये भी लिखा गया था। मिल के सुझाव दिया कि भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन से वंचित किया जा सके। तो ऐसा कुछ इसमें नहीं दिया गया। पूछा गया कौन सा सही, तो 1, 2 और 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए है, अंग्रेज से मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता, निम्न में से किसका कथन है? तो जेम्स मिल का। जेम्स मिल कहते हैं अंग्रेज के जो है मदद के बिना हिंदुस्तान जो है प्रगति नहीं कर सकता है। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन है, इतिहासकार ने भारतीय इतिहास को आमतौर पर कितने भागों में बांटा है? तो 3 भाग में। इतिहासकार द्वारा जो है भारतीय इतिहास को आमतौर पर 3 भाग में, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास के जो है कालों में बांटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए निम्न कथन पर विचार कीजिए। पश्चिम में आधुनिक काल में विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्त और समानता जैसी आधुनिक ताकतों के विकास का युग माना जाता है। मध्यकालीन समाज के अंतर्गत जहां आधुनिक समाज की ये विशेषता नहीं थी। उसके बाद अंग्रेज द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से हटकर इतिहास, भारतीय इतिहास को आमतौर पर हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में पाया जाता है। तो अंग्रेज के सुझाव से हटकर जो है इतिहासकार भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश नहीं, ये जो है स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा। अंग्रेज के शासन में लोग के पास समानता, स्वतंत्रता, मुक्ति नहीं थी, न ही आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। तो ये भी सही होगा। तो 1, 2 और 4 इसमें सही हो जाएगा। अंग्रेज से हटकर जो है भारतीय इतिहास प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में जो है इतिहास को बांटते हैं। नेक्स्ट है, जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे हो, इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं, उसे डैश कहा जाता है, उसे कहा जाता है औपनिवेशिक। तो जब एक देश पर दूसरा देश का दबाव होता है उसने जो है औपनिवेशिक कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए है, भारतीय इतिहास के औपनिवेशिक युग से क्या अभिप्राय है? तो ब्रिटिश काल। तो भारतीय इतिहास में औपनिवेशिक युग किसका, भारतीय किसका औपनिवेश रहा है? तो ब्रिटिश का, इसलिए ब्रिटिश काल इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ब्रिटिश काल में महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए क्या बनाए गए थे? तो अभिलेखगार और संग्रहालय बनाया गया था ब्रिटिश काल में महत्वपूर्ण दस्तावेज को बचाकर रखने के लिए। तो अभिलेखगार और संग्रहालय, इसमें ये दोनों हो जाएगा। नीचे कथन पर विचार कीजिए। अंग्रेजी शासन के द्वारा अहम दस्तावेज और पत्रों को संभाल कर रखने के लिए अभिलेखगार और संग्रहालय जैसे संस्थान बनाए गए थे। तो ये स्टेटमेंट सही है। भारत में अंग्रेजी शासन काल को औपनिवेशिक युग के नाम से जाना जाता है। तो ये भी सही है। जब एक देश से दूसरे देश में नकल करने के बदलाव को पर औपनिवेशिक काल कहा जाता है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा। इसमें 1 और 2 जो है सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारतीय अभिलेखगार कब बनाया गया? तो 1920 में।
तो भारतीय अभिलेखागार कब बनाया गया था? तो 1920 में भारतीय अभिलेखागार बनाया गया था। भारतीय अभिलेखागार का जो है 1920 के दशक में जो बनाया गया था उसका ये चित्र दिया गया है। नेक्स्ट, निम्न में से राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है? तो ये न्यू दिल्ली में स्थित है, राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार। नेक्स्ट, देश की शासन अच्छी तरह से चलने के लिए अंग्रेज ने किस बात को विशेष महत्व दिया? तो देश की शासन अच्छी तरह से चलने के लिए अंग्रेज द्वारा किस पे महत्व दिया गया था? तो सर्वेक्षण पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है अध्याय 2। तो हम लोग अध्याय 1 कंप्लीट कर लिए हैं, अब हम लोग अध्याय नंबर 2 देखेंगे, जो है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। तो इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ निम्नलिखित में सही कथन पर विचार करिए। मुगल शासक में औरंगजेब ने भारत के बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। फिर 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहुत सारे मुगल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे थे। फिर जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासत सामने आने लगी, दिल्ली अधिक धंधा प्रभावी केंद्र के रूप में जो है अधिक प्रभावी केंद्र के रूप में दिखने लगी। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे क्या होगा? अधिक ताकतवर क्षेत्रीय रियासत सामने आने लगी, दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में दिखने लगी। तो ये नहीं दिखने लगी, इसमें से केवल 1 और 2 सही है। नेक्स्ट देखिए है, निम्न से औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो गई थी। तो औरंगजेब 1707 में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुगल सूबेदार बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे थे। उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासत कायम कर ली थी। जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासत सामने आने लगी, दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सकी थी। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने पूरब के साथ व्यापार करने का एकाधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो ये 1600 ईस्वी में हुआ था। तो महारानी एलिजाबेथ द्वारा पूरब के साथ व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो 1600 ईस्वी में। यहाँ निम्नलिखित में ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो यह असत्य कथन को चुनना है। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से इजाज़तनामा हासिल कर लिया। तो ये सही है। इजाज़तनामे का मतलब यह होता है कि इंग्लैंड की कोई भी व्यापारी कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। फिर है, इस चार्टर के सहारे कोई भी कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों का जो है खंगाल सकती थी। वह सस्ती चीज़ खरीद कर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेच सकती थी। तो ये भी सही है। ये शाही दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकतों को पूर्व के बाजारों में आने से रोक सकती थी। तो ये गलत है, इसमें जो केवल 4 गलत होगा। नेक्स्ट देखिए है, पहली बार यूरोप से भारत तक पहुंचने के समुद्री मार्ग का पता वास्को डी गामा नामक खोजी यात्री निम्नलिखित में से किस देश का था? तो वास्को डी गामा किस देश का था? तो पुर्तगाली का। और ये कब भारत आया था? तो 1498 में। और पहली बार यही जो है समुद्री मार्ग से जो है भारत का पता लगाया था, इसलिए इसे भारत का खोजकर्ता भी कहा जाता है। तो भारत का खोजकर्ता इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये समुद्री मार्ग से भारत आने का जो है पता किया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से 17वीं शताब्दी के प्रथमार्ध में के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो 17वीं शताब्दी के प्रथमार्ध में कौन सा कथन सही हो जाएगा? ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरब से व्यापार करने का एक अधिकार प्राप्त था। भारत में बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की यूरोप बाजारों में बहुत अधिक मांग थी। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। इस समय में पुर्तगाली भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके थे। तो यूरोपीय से पहले पुर्तगाली जो भारत के पश्चिमी तट पर अपना उपस्थिति दर्ज करा चुके थे। ये भी सही है। तो कौन सा सही है? तो 1, 2 और 3 इसमें सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए है, निम्नलिखित में से ईस्ट इंडिया के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो कंपनी ने मुगल अफसरों से रिश्वत देकर कालिकाता गांव की जमींदारी खरीदी थी, जो कि बाद में कलकत्ता बना। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। कंपनी ने मुगल बादशाह औरंगजेब के फरमान प्राप्त किया, जिसके अनुसार वह कंपनी के अफसर को निजी तौर पर व्यापार चल जाते थे और दोनों बिना शुल्क चुकाए व्यापार कर सकते थे। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, केवल एक सही है। यहाँ देखिए, 1696 में कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया। 2 साल बाद उसने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांव की जमींदारी भी खरीद ली। इनमें से एक गांव कालीकाता था, जो बाद में कलकत्ता बना, जब इसे कोलकाता कहा जाता है। अब इसे कोलकाता कहा जाता है। कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार किया कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे। कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रियासत हासिल करने से पहले मौजूद अधिकार का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाने लगी। उदाहरण के लिए औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था। कंपनी के जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते थे उन्हें यह छूट नहीं थी। तो कंपनी का अफसर जो निजी तौर पर व्यापार करते थे उसे यह छूट नहीं था, यह केवल कंपनी को ही छूट था। लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया। इससे बंगाल में राजस्व वसूली बहुत
कम हो गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से फरमान क्या था? फरमान एक शाही आदेश होता था। तो फरमान जो है एक शाही आदेश होता था। अंग्रेजी कारखाना हुगली के तट पर कब स्थापित की गई थी? तो अंग्रेजी कारखाना जो है हुगली के तट पर कब स्थापित की गई थी? तो 1651 में। तो पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुआ था। कंपनी के व्यापार से यही से अपना काम चलाते थे। इन व्यापारियों को जो है उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था। तो जो व्यापारी थे उसे क्या कहा जाता था? फैक्टर कहा जाता था। इस फैक्ट्री में वेयर हाउस था जहाँ निर्यात होने वाली चीज़ को जमा किया जाता था। तो फैक्ट्री में जो है वेयर हाउस था, यहाँ निर्यात होने वाली चीज़ को जमा किया जाता था। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के मध्य युद्ध के कारण के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच युद्ध हुआ था। नवाबों ने कंपनी से व्यापार के अधिकार के बदले नजराने की मांग की। तो ये सही है। नवाबों ने कंपनी के सिक्कों ढलने के लिए अधिकार तो दिया, परंतु कंपनी को किलेबंदी से रोक दिया। इसे पूछा गया कौन सा कथन सत्य है? तो केवल एक सत्य है, सिक्के ढालने का अधिकार इसको नहीं दिया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से बंगाल के नवाब का सही कालक्रम क्या है? तो बंगाल को स्वतंत्र बंगाल की स्थापना मुर्शिद कुली खां द्वारा किया गया था, और मुर्शिद कुली खां के बाद अलीवर्दी खां और सिराजुद्दौला जो है इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से पलाश के फूल का रंग कैसा होता है? तो पलाश के फूल का रंग कैसा होता है? तो लाल। तो पलाश के फूल का रंग लाल होता है। आगे देखिए हैं, प्लासी के युद्ध के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार कीजिए। प्लासी के युद्ध के संदर्भ में क्या है? इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने कंपनी की सेना का नेतृत्व किया था। तो ये स्टेटमेंट सही है। सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया था। ये भी सही है। इस युद्ध में मीर जाफर को मार दिया गया और मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना गया। ये गलत है, मीर जाफर को ही नवाब बनाया गया था। तो 1 और 2 इसमें सही हो जाएगा। और कब हुआ था प्लासी का युद्ध? तो 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध। सिराजुद्दौला नवाब थे बंगाल के, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। प्लासी के युद्ध के बाद कंपनी का मूल उद्देश्य था बंगाल के नवाबों को हटाकर शासन करना। फिर युद्ध जीतने दिन बाद कंपनी सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफर को नवाब बनाया गया। फिर कंपनी को एहसास होने लगा कठपुतली नवाब भी हमेशा कंपनी के इशारों पर नहीं चलते। फिर यह कठपुतली नवाब के साथ अपने खराब अनुभवों को देखते हुए क्लाइव ने ऐलान किया कि अब हम खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। तो ये भी सही है। कंपनी को एहसास ये हो गया था कठपुतली नवाब भी ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकते हैं। युद्ध जीतने के बाद जो है कंपनी ने सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफर को नवाब बनाया, सिराजुद्दौला को मार दिया था। और प्लासी के युद्ध के बाद कंपनी का मूल उद्देश्य बंगाल के नवाबों को हटाकर शासन करना था। ये जो यहाँ पे गलत है, इसलिए केवल एक गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए है, निम्नलिखित में से बक्सर का युद्ध 1764 किन के बीच हुआ था? तो बक्सर का युद्ध किन के बीच हुआ था? तो ये हुआ था हेक्टर मुंडो और मीर कासिम के बीच। तो हेक्टर मुंडो और मीर कासिम के बीच युद्ध बक्सर का हुआ था। इसमें जो मुगल सेना और अवध का नवाब भी शामिल थे मीर कासिम की तरफ से। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्राप्त होने के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। बक्सर के युद्ध के पश्चात बंगाल के नवाब ने कंपनी बंगाल का दीवान नियुक्त किया गया। बंगाल की दीवानी मिलने के बाद व्यापार की चीज़ खरीदने के लिए कंपनी को ब्रिटेन से सेना लाने की जरूरत नहीं रही। तो इसे पूछा गया है कौन सा कथन सही है? तो इसमें केवल 2 जो है सही है। नेक्स्ट देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्लाइव के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए। प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। तो ये सही है। रॉबर्ट क्लाइव को इंग्लैंड लौटने के बाद ब्रिटिश संसद ने भ्रष्टाचार के आरोप में सफाई देनी पड़ी। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। क्लाइव जब इंग्लैंड लौटा तो भ्रष्टाचार के जुर्म में ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया। तो महाभियोग का मुकदमा नहीं चलाया गया था। क्लाइव ने भ्रष्टाचार के आरोप में 1774 में आत्महत्या कर ली। ये बेइज्जती फील हुआ और 1774 में आत्महत्या कर ली। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही है। पूछा गया सही कथन का चयन कीजिए, तो 1, 2, 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्न में से सहायक संधि को किस गवर्नर जनरल ने लागू किया था? तो सहायक संधि को बेलेजली द्वारा लागू किया गया था। बेलेजली का टाइम पीरियड कितना था? 1798 से 1805 तक। और अवध के नवाब 1801 में है, उनके साथ जो है आधा इलाका सहायक संधि से ये मजबूर कर दिया था। नेक्स्ट, सहायक संधि के संदर्भ में निम्न पर विचार कीजिए। इस व्यवस्था को स्वीकारने वाली रियासत को स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं होता था। तो ये स्टेटमेंट सही है। इस व्यवस्था को जो स्वीकार लेता था उसे स्वतंत्र सेना रखने की अधिकार नहीं होता था। इस संधि के तहत रियासतों को सुरक्षा के बदले कंपनी द्वारा रखी गई सहायक संधि का खर्च रियासतों को चुकाना पड़ता था। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। रियासत द्वारा इस संधि की शर्तों में तय रकम न दे पाने पर जुर्माने के तौर पर उनका इलाका छीन लिया जाता था। ये स्टेटमेंट भी सही है सहायक संधि के संदर्भ में। नेक्स्ट है मैसूर रियासत के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। हैदर अली और टीपू सुल्तान के समय मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत
के नियंत्रण में था। फिर टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर कहा जाता था। फिर टीपू सुल्तान ने सेना के आधुनिकीकरण के लिए डचों की सहायता ली थी, कि फ्रांसीसी की सहायता ली थी, ना कि डचों की। पूछा गया है जो इसमें से कौन सा कथन असत्य है, तो इसमें केवल 3 असत्य हैं। हैदर और टीपू सुल्तान के समय जो मालाबार तट पर जो व्यापार होता था, जो मैसूर रियासत द्वारा नियंत्रण किया जाता था, और टीपू सुल्तान को जो शेर ए मैसूर कहा जाता था। टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाह से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया। सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों की कंपनी के साथ कारोबार करने के लिए रोक दिया। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित किए और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। तो टीपू सुल्तान फ्रांसीसी की सहायता से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किए थे। आंग्ल मैसूर युद्ध के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? देखिए, आंग्ल मैसूर युद्ध के संदर्भ में यहाँ दिया गया है, मैसूर और अंग्रेज के बीच 4 युद्ध हुए, ये सही है। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई संधि के अनुसार टीपू के दोनों बेटों को अंग्रेज ने के रूप में अपने पास रख लिया था, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद मैसूर का राज्यकाज पुराने वाडियार वंश के राज सौंप दिया गया था, ये भी सही है। तो 1, 2 और 3 इसमें तीनों सही है। मराठा के राजमंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख कौन होता है? तो मराठा के राजमंडल का सैनिक और प्रशासकीय जो प्रमुख होते थे, ये होते थे पेशवा। निम्नलिखित से मराठों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? मराठों का दिल्ली पर शासन करने का सपना पानीपत की तीसरी लड़ाई में टूटा, तो ये सही है। फिर मराठा सरदार एक पेशवा के अंतर्गत एक कफडेरेंसी राजमंडल कन्फेडरेसी राजमंडल के सदस्य थे, ये भी सही है। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध सलाबाई की संधि के साथ समाप्त हुआ, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। दूसरा जो आंग्ल मराठा युद्ध है, ये सलाबाई की संधि के साथ खत्म हुआ, ये गलत है। तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के बाद पेशवा को कानपुर के पास बिट्ठूर में पेंशन के लिए भेज दिया, ये सही है। तो 1, 2 और 4 इसमें सही है। 1661 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली जो है देश में शासन चलाने का पेशवा का जो है सपना चूर-चूर हो गया। ये सारे सरदार एक पेशवा सर्वोच्च मंत्री के अंतर्गत एक राजमंडल के सदस्य थे। पेशवा इस राजमंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था। एक के एक बाद कई युद्ध में कंपनी मराठा से टूटने टेकने और मजबूर कर दिया गया। पहला युद्ध 1782 में सलाबाई की संधि के साथ खत्म हुआ था, जिसे कोई पक्ष नहीं जीत पाया। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध जो है 1803 से 1805 के बीच हुआ था, और इसका नतीजा यह हुआ कि उड़ीसा और जमुना के उत्तर में स्थित आगरा व दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेज कब्जे में ले लिए। अंततः 1817 से 19 के बीच तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की ताकत को पूरी तरह कुचल दिया। पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिट्ठूर में पेंशन के लिए भेज दिया गया। अब बिंद के दक्षिण स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था। नेक्स्ट, निम्न से किस आंग्ल मराठा युद्ध के बाद उड़ीसा और यमुना के तट पर स्थित आगरा व दिल्ली सहित अन्य भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गया? तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान ये हुआ था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद अंग्रेज के पेशवा को कहाँ पेंशन न बना के भेज दिया था? तो कानपुर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कित्तूर के अंग्रेज विरोधी आंदोलन के नेतृत्व से संबंधित है? तो रानी चेन्नम्मा और रायन्ना, ये दोनों जो है कित्तूर के अंग्रेज विरोधी आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट, कंपनी ने एक लंबी लड़ाई के बाद अफगानिस्तान पर अपना अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया। कारण है कंपनी के भय था कि रूसी उत्तरी पश्चिमी हिस्सों से भारत को अपने प्रभाव में ले सकता है। तो कथन और इसमें क्या आंसर हो जाएगा? इसका कथन और कारण दोनों सही है, इसका व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से अंग्रेज ने पंजाब को कब अधिग्रहण किया था? तो पंजाब को अधिग्रहण कब किया गया था? 1849 में। तो 1839 में जो है महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु हो गई, और उसके बाद रियासत को जो 2 लंबी लड़ाइयाँ हुई। आखिरकार 1849 में अंग्रेज ने पंजाब का अधिग्रहण कर लिया था। निम्नलिखित में से डलहौजी की विलय नीति के संदर्भ में सही कथन का चयन कीजिए। इस नीति के अंतर्गत किसी शासक जिसका कोई पुरुष वारिस नहीं है की मृत्यु होने पर उसकी रियासत कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाती थी, तो ये सही है। इस सिद्धांत के आधार पर सबसे पहले अवध को विलय किया गया, तो ये गलत है। इसमें जो है केवल एक सही होगा। लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे विलय नीति का नाम दिया गया। यह सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो रियासत को हड़प लिया जाएगा, यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगा। इस सिद्धांत के आधार पर कई रियासत, सतारा को सबसे पहले 1848 में, फिर संबलपुर को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, नागपुर 1853 में, झांसी को 1854 में जो है अपने में मिला लिया गया था। निम्न में से किस रियासत को सबसे पहले विलय नीति के तहत कंपनी के भूभाग का हिस्सा बना लिया था? तो सतारा को 1848 में जो है अपने साम्राज्य में मिला लिया था ब्रिटिश के द्वारा।
नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से मिलान करें, किसको जो है कब मिलाया गया था। सबसे पहले सतारा, तो बी का 1 हो जाएगा। सबसे पहले सतारा को मिलाया गया था। फिर है सतारा के बाद फिर हो जाएगा आपको उदयपुर। तो उदयपुर को कब मनाया गया था, तो 1852 में। तो उदयपुर 1852 में। फिर झांसी, झांसी को मिलाया गया था 1854 में। और नागपुर को 1853 में। इसका आंसर नंबर 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 1800, यहाँ निम्नलिखित में से किसे बंगाल में सही ढंग से शासन न चलाने के आरोप में लगाते हुए ब्रिटिश संसद बारह ढंग महाभियोग का मुकदमा चलाया। तो किसने बंगाल में सही ढंग से शासन न चलाने के आरोप लगाते हुए ब्रिटिश संसद बारह ढंग महाभियोग का मुकदमा चलाया था, तो एडमंड बर्के ने। तो एडमंड बर्के द्वारा जो है इस पर मुकदमा चलाया गया था। फिर आप निम्नलिखित में से कथन का विचार कीजिए। ब्राह्मण पंडित धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के हिसाब के स्थानीय कानून की अलग अलग व्याख्या देते हैं। इन भिन्नताओं को खत्म करके समरूपता लाने के लिए 11 पंडितों को भारतीय कानून का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया था। ये सही है। A.B. हाल्ड्रेड इस संकलन का अंग्रेजी अनुवाद किया, ये भी सही है। पूछा कि असत्य का कथन कीजिए, जिसमें न तो एक न ही दो, कोई भी सत्य इसमें नहीं है। इस तरह हम लोग का अध्याय नंबर 3 शुरू होता है। तो आज हम लोग अध्याय नंबर 1 और 2 को देख लिए। अगले क्लास में हम लोग अध्याय नंबर 3 से देखेंगे, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। तो हम लोग अध्याय नंबर 3 से अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, और जो नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।